हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक कंसेप्चुअल टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिससे अक्सर सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई बड़ा एग्जाम हो लाइक यूपीएससी, पीएससी, सीडीएस, एनडीए, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो। तो उसमें अक्सर ये वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है कि कौन सी ग्रासलैंड कहाँ पर है, या फिर ग्रासलैंड को इस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्रोनोलॉजी की कि कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो कितने टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं हमारे अर्थ पे, और वो किस हिसाब से डिस्टिंग्विश्ड या फिर आप कहें डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और उन पर क्लाइमेट या फिर आप कहें टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो वो ग्रासलैंड्स किस तरीके से बायोम क्रिएट करते हैं एनिमल के लिए या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज़ के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम समझ रहे होंगे। और इसके जस्ट बाद हमने क्या किया हुआ है, एक 15 से 20 MCQ का एक जो एडअप किया हुआ है, जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, आप जो हम पढ़ेंगे अभी 10 मिनट में हम जो पढ़ रहे होंगे उसको आप 4 से 5 मिनट में वहाँ पर टेस्ट कर रहे होंगे कि आपने कितना सीखा। और हमें क्या करना है कि हम जो ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे ना, वो आपको इस सिंगल वीडियो में याद भी होंगे और MCQ के हिसाब से उनको हम रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ग्रासलैंड्स, और हम बात कर रहे होंगे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में एक शब्द आता है ग्रासलैंड्स, है ना। ग्रासलैंड सजेस्ट क्या करता है कि जिस एरिया में सिर्फ ग्रास हो वहीं उसी एरिया को ग्रास बोल सकते हैं। बट ये सही नहीं है, क्योंकि ग्रासलैंड जो होता है ना, वो एक रेंज को भी हम ग्रासलैंड क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर ग्रासेस है, ठीक है, उस एरिया में 70% अगर ग्रासेस हैं या मैदान है, घास के मैदान हैं, और 30% अगर पेड़ भी हैं, बड़े पेड़ जो होते हैं, कॉमन ट्रीज होते हैं, वो हैं, तो हम इसको भी ग्रासलैंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, जनरली होता क्या है, ग्रासलैंड्स जो हैं वो एक होम फॉर वाइड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल स्पीसीज के लिए होते हैं। तो यहाँ डिफरेंट काइंड का एक बायोम बनाते हैं। ठीक है, बायोम का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंट आपको एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, और डिफरेंट एक हैबिटेट मिलता है, लाइक सेम इन डेजर्ट। जैसे आप देखा होगा डेजर्ट में होता क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जो कि जनरल जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम होता है। ठीक है, और ग्रासलैंड, आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रासलैंड्स होते क्या हैं, होता क्या है, ग्रासलैंड बनते कैसे। ग्रासलैंड सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रासलैंड बनते कैसे। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है, डेजर्ट एरिया में। ठीक है, ये डेजर्ट एरिया हो गया। ठीक है, फिर उससे कम बारिश होगी इस एरिया में, मान लो कोई एरिया है, इस एरिया में उससे कम होगी, और उससे भी ज़्यादा होगी इस एरिया में। तो ये जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ क्या बन रहा होता है, फॉरेस्ट, है ना। और ये जो बीच का एरिया है, इसी को हम बोलते हैं ग्रासलैंड। ओके, तो जो एरिया, या आप कहें कि एक ऐसा इंटरमीडिएट एरिया है ना, बीच में जो पड़ता है किसके, डेजर्ट वाला एरिया और फॉरेस्ट वाला एरिया, मतलब कि ये सीधा सीधा डिपेंड करता है रेनफॉल वहाँ किस हिसाब से हो रही है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये जो ग्रासलैंड है ये हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, है ना, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। रीज़न बीइंग, अंटार्कटिका में क्या है, रेनफॉल कम होती है, या आप कहें वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड जो टेम्परेचर है ना, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से ग्रासेस जो हैं उनको उगने के लिए, या आप कहें ग्रो करने के लिए, वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती। और ग्रासलैंड्स को हम वल्नरेबल कैटेगरी में रखते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ ग्रासलैंड्स होंगे वहाँ क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होगा, और ह्यूमन सेटलमेंट होगा तो वो अपने यूज़ के लिए उस ग्रासेस का ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और कॉलोनीज़ लाइक प्लेन्स में बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन काम का जो चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होंगे। तो जो ग्रासलैंड्स हैं उनका जो है वो धीरे धीरे डिप्लीशन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको धैर्य रखना है, आपको इस वीडियो में आपको ग्रासलैंड टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, तो आपको धैर्य रखना है और चीज़ों को समझते जाना है साथ में। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, ग्रास क्या होती है, ग्रीन होती है, और ग्रीन ग्रास यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस।
तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि ग्रासेस होंगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, विच इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लिविंग, है ना, विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये बात क्लियर हो गई। मतलब कि हम इसको CO2 एब्जॉर्बर बोल सकते हैं ग्रासेस को। लाइक दूसरा इंपॉर्टेंस देखा जाए तो खेती, ठीक है, जहाँ पर ग्रासलैंड्स होंगे वहाँ पर खेती कर सकते हैं आदमी इंसान, जिसके वजह से हमें ग्रेन्स की उपलब्धि होती है। ग्रासलैंड्स प्लेन्स में होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है यहाँ की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स, आगे आप पढ़ रहे होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करते हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डिफरेंट काइंड के, उनके डिफरेंट काइंड्स के उनके जो होम है ना, तो सस्टेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ओके, जो अर्थ का 10 to 40% जो एरिया है वो क्या है, ग्रासलैंड्स में कवर है। ये हमने इतनी बड़ी रेंज इसलिए ली है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करती हैं ग्रासलैंड्स को। तो हमने ये कवर कर लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है ग्रासलैंड की। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने ये जो ग्लोब है ये किस तरीके से बटा हुआ है और ये सनरेज जो आ रही हैं इनका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है ग्रासलैंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे ट्रॉपिकल जोन की, उसके बाद टेम्परेट जोन समझ रहे होंगे, और फिर मैं आपको इसी में एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी जो 2 काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं वो किस हिसाब से सन रेज के हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर हो गया। तो ये जो एरिया है 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक की, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में है। अंडरस्टूड है ये चीज़ हमारी। तो होता क्या है, जब सनरेज यहाँ से डायरेक्ट पड़ रही होती हैं तो इस एरिया में जो सनरेज है ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा वार्म क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है ज़्यादातर। तो होता क्या है, यहाँ पर जो सी है वो वार्म होता है, पानी वार्म अप करता है, फिर वाटर क्या करता है, ऊपर जाता है, एवापोरेट करता है, फिर कंडेंसेशन होता है। तो रेनफॉल यहाँ पर रेगुलर रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड बनती है, या आप कहें जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर हाई रेनफॉल रहेगा, और अगर हाई रेनफॉल रहेगा तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको बढ़ने के लिए प्रॉपर वाटर मिलेगा, तो वो बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो जनरली यहाँ पर जो है, यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लाइक किस के बारे में बात करते हैं, जैसे इक्वेटर की बात कर ली जाए तो इक्वेटर में 2 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे अमेजोनियन फॉरेस्ट की बात कर लें, है ना, जो ब्राज़ील में है, ठीक है, या फिर हम बात कर लें कॉन्गो फॉरेस्ट की, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो रेन है ना वो रेनफॉल बहुत हैवी है, ठीक है। ये रीज़न हो जाता है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आएगा कि जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पर रेन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। ये जो आपको एरिया दिख रही है बियॉन्ड 23 डिग्री नॉर्थ और बियॉन्ड 23.5 साउथ, तो ये जो एरिया है ये टेम्परेट जोन है। यहाँ पर जो सनरेज है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी कि यहाँ जा रही होती, कहाँ पर, ट्रॉपिकल एरिया में। तो यहाँ की जो ग्रास है, ठीक है, यहाँ की जो ग्रास है इसकी हाइट शॉर्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पानी उतना नहीं मिल रहा जितना कि पानी ट्रॉपिकल जोन में मिल रहा होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है पूरी कि किस प्रकार हम ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन को क्लासिफाई करते हैं और ग्रासलैंड किस हिसाब से इन दोनों जोन में डिफरेंशिएट करती है। ओके, तो और आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ट्रॉपिकल जोन है इसमें जो डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर का, वो थ्रू आउट द ईयर नेग्लिजिबल होता है। लाइक हम बात करते हैं, हम अपनी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में क्या है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, या फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ के जो विंटर और समर्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता इनके टेम्परेचर में, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं जाते। और वहीं हम बात कर लें कि जैसे ये अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, इस प्रकार। तो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, लाइक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो दिल्ली है ना यहाँ पर एक एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी में बहुत गर्मी होती है और सर्दी में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशंस में चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट होती है।
और अब हम क्या करेंगे कि जो जो डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासलैंड्स हैं उनको हम मैप में समझेंगे और उस मैप में ही इंडिकेशन आपको बताऊंगा और उसके बाद आप एमसीक्यू में उसको करेक्ट कर रहे होंगे। तो ये एक और 2D रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ का। तो आप देख लीजिए ये रीजन किसका हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो रेड लाइन आपको दिख रही है दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगी, जैसे कि हम आगे बात कर रहे होंगे कि 2 टाइप्स की ग्रासलैंड्स होती हैं, एक ट्रॉपिकल एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो जो इस एरिया में ग्रासलैंड्स पड़ रही होंगी, जैसे मैं आपको एक चीज़, ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आ रहे हैं, तो इन एरिया में जो भी ग्रासलैंड्स पड़ेंगी दे विल बी कॉल्ड व्हाट, हम उनको बुलाएंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। और इनके अलावा जो ग्रासलैंड्स होंगी इस एरिया में, जैसे टेम्परेट एरिया हो गया, दिस इज टेम्परेट, ठीक है, इनको हम क्या बुला रहे होंगे, इनको हम बुला रहे होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए 1 मिनट, ये सारे कंट्रीज़ आप एक बार देख लीजिए, मानचित्र में आपको समझ में आएगी। दिस इज़ अर्जेंटीना है ना, ये ब्राज़ील है, ये हमारा कनाडा हो गया, ये दिस इज़ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सॉरी ये कनाडा नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कनाडा, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप कहें अलास्का का जो रीजन है, और ये कुछ साउथ अफ्रीकन नेशंस, ठीक है, ये सारा डेजर्ट है। तो हम आगे इसके चीज़ें समझ रहे होंगे। ये हमारा प्यारा भारत, कुछ हिस्सा हमारे प्यारा भारत का टेम्परेट में पड़ता है, कुछ ट्रॉपिकल में पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, जो कि है हमारे 2 टाइप्स में बांटी हुई है, हमने पहले भी डिस्कस की है इस चीज़ को, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, है ना, रीज़न भी ये सॉइल फर्टाइल होती है इसकी, है ना। यहाँ पर क्या सॉइल फर्टाइल है, बट टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, उतना ज़्यादा यहाँ बारिश नहीं होती, बट सॉइल की फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पर इसको, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनको हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। वेदर इन दिस एरिया इज कूल एंड रेनफॉल इज़ नॉर्मल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, लाइक वीट, ग्राम, बार्ले एक्सेट्रा। और अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ सन ऑलवेज शाइनिंग और वेदर इज़ वेरी हॉट, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये हॉट एंड ह्यूमिड भी होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, और कभी कभी हॉट एंड ड्राई भी होता है। तो होता क्या है, जब ड्राई होता है ना तो इस ग्रासलैंड्स में आग भी लग जाती है, ठीक है। तो कभी ये बंजर दिखती है, कभी बहुत ज़्यादा ग्रीन भी दिखती है, ठीक है। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो है स्मॉल ट्रीज़ जो हैं वो होते हैं, है ना, और ऑल्सो फाउंड इन अबंडेंस, और बिग ट्रीज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जनरली होता क्या है, वैसे तो रेनफॉल ज़्यादा हो रही तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर रेनफॉल ज़्यादा तो यहाँ की ट्रीज़ ज़्यादा हाई होनी चाहिए, बट रीज़न भी यहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से कभी यहाँ आग भी लग जाती है, उसकी वजह से यहाँ ग्रो नहीं कर पाते, और इनमें हम इधर और समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। ट्रॉपिकल डिफरेंशिएट करें तो क्या क्या डिफरेंशिएट होगा, देखिए जो लेंथ है ना टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, काफ़ी स्मॉल होती है ना, ये घास होती है एक टाइप की, और ये जो लेंथ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, इनकी हाइट होती है 3 to 4 मीटर्स। ये आपसे कभी स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है। और ये जो होती है ये न्यूट्रिशियस घास होती है, जिसमें न्यूट्रिशियस घास होती है, ग्रासलैंड्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके काम भी आती है, और यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम राबी क्रॉप्स उगा रहे होते हैं, हमने पहले बात की। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये जो यहाँ की जो ग्रासलैंड्स है ये न्यूट्रिशन लेस होती है, और यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, इनमें जो रेनफॉल होती है, इस एरिया में जो रेनफॉल होती है वो अक्सर होती है 30 सेंटीमीटर से लेके 130 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। और टेम्परेट की बात की जाए तो वही रेनफॉल 25 से लेके 65 सेंटीमीटर तक होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ पर है ये नॉर्मल रेनफॉल है, और यहाँ पर है ये एक एक्सट्रीम रेनफॉल मिलता है देखने को। हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम कॉन्टिनेंट वाइज उनको देखेंगे, और जो नाम है उनको हम देखेंगे कि कौन से नाम या कौन से ग्रासलैंड्स हमारे किस कंट्री में पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। तो ये पड़ता है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसके वेस्ट साइड में, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड। ये सदर्न यूएसए का भी पार्ट है और प्लस नॉर्थ ईस्ट
मैक्सिको का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको और सदर्न यूएसए। ये यहाँ देखने को मिलता है वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड। बात करते हैं लानोस की, तो ये साउथ अमेरिका में वेनेजुएला। लानोस कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट मतलब ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं, है ना, उनमें वेनेजुएला आता है और यहाँ पर कोलंबिया आता है, वहाँ देखने को मिलता है लानोस। और ये स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है वेनेजुएला और कोलंबिया में, तो इसको हम डबल एल को यानोस भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यानोस। सेराडो ये कहाँ पड़ता है? ये भी साउथ अमेरिका और ये पड़ता है ब्राज़ील। आप कहें कि सेंट्रल ब्राज़ील में ये पड़ता है, सेराडो सेंट्रल ब्राज़ील, ठीक है। बात करते हैं कंपास की, तो ये पड़ता है उरुग्वे और ब्राज़ील का पार्ट है, ये उरुग्वे और ब्राज़ील, ये भी साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। पैराग्वे और अर्जेंटीना भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा पाया जाता है, पैराग्वे और अर्जेंटीना का, जहाँ पर कंपास ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तराई द्वार की बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया, है ना, नेपाल प्लस भूटान की एरिया में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? जो फुट हिल्स है ना, शिवालिक्स फुट हिल, मतलब जो लोअर लेसर हिमालय है, उनका जो फुट हिल है, जो ये रेंज पड़ता है ना, जो उत्तराखंड, यूपी और ये नेपाल से होते हुए भूटान, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं तराई, है ना। बेसिकली है क्या, यूपी में तराई बोलते हैं उसी चीज़ को, और द्वार कहाँ बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, उनका ऐसा कोई नाम नहीं है, बस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये मैप रहा, इसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बताया गया है, ठीक है। ये जो हमारा है साउथ अमेरिका, है ना, ये साउथ अमेरिका, ये जो एरिया है यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ज़्यादातर, है ना। ये प्रेरीज। एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, प्रेरीज और स्टेपीज, है ना। जो कि टेम्परेट आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से गुजरता है, यहाँ कहीं से गुजरता है इंडिया से होते हुए। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, ये भी प्रेरी, ये नॉर्थ अमेरिका का है, तो ये क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड होगा ये, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं। और ये रॉकी माउंटेन्स जो इधर साइड क्या पड़ते हैं? रॉकी माउंटेन्स। इधर साइड क्या पड़ते हैं? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ग्रेट लेक्स, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं यूएसए के, उनमें लाइक लेक ईरी, लेक हुरॉन, है ना, मिशिगन, लेक मिशिगन, ये सारे जो लेक्स हैं वो इस साइड इसकी बाउंड्री बनाते हैं, और यहाँ पर क्या माउंटेन्स आते हैं। तो ये प्रेरीज होगा, यूएसए में पाए जाते हैं, और कुछ हिस्सा इसमें मैक्सिको में भी प्रेरीज पाए जाते हैं। बाकी ये वाली बात करते हैं स्टेपीज़ की। इसी टेम्परेट ग्रासलैंड को हम स्टेपीज़ भी बोलते हैं। और ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये यूक्रेन से लेके रशिया के मंचूरिया तक चलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड है ना, लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड भी जाना जाता है इनको। और ये यहाँ आपने देखा होगा यूरोप का जो पार्ट है ना, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान का थोड़ा पार्ट, ये चाइना का मंचूरिया वाला रीजन, तो ये रीजन हमेशा वीट प्रोडक्शन या फिर राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनको हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। बेसिकली जो सवाना है, ये सवाना जो अफ्रीका सवाना है, उसको जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं अफ्रीका में, उनको हम सवाना नाम से जानते हैं बेसिकली। और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है ना, साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हम वेल्ड्स नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड्स देखे जाते हैं यहाँ पर, इनको हम डाउन्स बोलते हैं। और यहाँ पर कहीं यहाँ पर जो है हमारा क्या पड़ता है, इसका छोटा भाई न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में उन्हीं ग्रासलैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इस एरिया को यहाँ पर क्या है? अर्जेंटीना, दिस इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स को? पंपास और अर्जेंटीना। और ये ब्राज़ील का भी थोड़ा पार्ट होता है, तो ब्राज़ील में कंपास भी पाया जाता है और पंपास भी पाया जाता है। कंपास लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है ना, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उधर पड़ता है, इधर कहीं, ठीक है। लेकिन नीचे का जो पोर्शन है ब्राज़ील का इधर से, और ये अर्जेंटीना का, यहाँ पंपास पाया जाता है, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक। जो स्टेपीज़ है, स्टेपीज़ ग्रासलैंड है, यूरोप में उनको किस नाम से जाना जाता है? पुस्ताज नाम से भी यूरोप में उन ग्रासलैंड्स को जाना जाता है। ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रेरीज फिर भी बता देता हूँ मैं। प्रेरीज क्या होते हैं? ये जो यहाँ के ग्रासलैंड होते हैं ये शॉर्टर इन लेंथ होते हैं, है ना,
और जो स्टेपीज़ होते हैं ना ये हायर इन लेंथ होते हैं। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनमें आपस में अगर कंपेयर किया जाए तो टॉलर होते हैं स्टेपीज़ और शॉर्टर होते हैं प्रेरीज। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे एमसीक्यू में हम इसको और बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और आपको एक और बात बताते हैं, ये जो डाउन्स है ना, यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। अक्सर इनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदियों का नाम बताओ, तो मुर्रे और डार्लिंग्स जो नदियाँ बहती हैं उसके बीच में ही ये पड़ता है डाउन्स ग्रासलैंड। साउथ अफ्रीका की बता दी आपको, यहाँ वेल्स है, ये साउथ अफ्रीका वाला रीजन है। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर से मैं आपका रिपीट करवाने की कोशिश करूँगा। एक बार आप रिवाइज़ कीजिए मेरे साथ। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन सी होती हैं, जो कि ट्रॉपिक वाले रीजन में पाई जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन में जो भी कंट्रीज़ आएंगी, जो इनके बीच में जो भी कंट्रीज़ आएंगी, वहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। और टेम्परेट रीजन में क्या बनेगा, जो इनके बियॉन्ड जो रीजन है वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगी देखने को। और आपको ये जो नीचे आपको इस मैप में दिख रहा है, ये ज़्यादातर इनमें से टेम्परेट ग्रासलैंड्स को ही दर्शाया गया है। और एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो अफ्रीका है ना, यहाँ पर क्या पड़ता है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट के जस्ट नीचे, ये सहारा डेजर्ट, इसके नीचे जो सवाना ग्रासलैंड्स है उनको हम क्या, सहेल भी बोलते हैं, सहेल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो अफ्रीका में जो अफ्रीका में जो सहारा के नीचे जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो सहेल नाम से उनको जाना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू। उसमें आप कोशिश कीजिए आंसर देने की, और उसको फिर मैं एलाबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड। सॉरी, इसमें तो आंसर दे रखा है। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बुलाया जाता है, ओके। ये माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स और अपैलेचियन माउंटेन, या फिर आप कहें यहाँ पर आप ना एक वो और लिख सकते हैं, 5 ग्रेट लेक्स। जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। यहाँ पर क्या चिनूक विंड बहती है। अगर आपको विंड्स समझ में नहीं आ रही होंगी तो हमने जस्ट इसके पहले एक लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ विंड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वहाँ पर चिनूक विंड्स बहती हैं। और प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल फॉर व्हीट कल्टिवेशन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो व्हाट इज़ द ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड। अभी पढ़ा हमने, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड्स को, ठीक है। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। डाउन्स किस टाइप की हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, क्योंकि वो ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक्स है ना, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे पड़ती हैं, ठीक है। दिस प्लेन इज ऑल्सो मेन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेट है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर कंगारू देखने को मिलते हैं। तो आपसे अगर कल को सवाल पूछा जाता है कि कंगारू किस टाइप के ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं टेम्परेट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए इस चीज़ को। तो वो जाना जाता है किस नाम से, पंपास नाम से, जो कि अर्जेंटीना में है। आपको याद होगी ये चीज़ कि अर्जेंटीना है वो साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में पड़ता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के, अगर ये साउथ में पड़ रहा है तो ऊपर क्या होता है, वो निकल चुकी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो नीचे का एरिया होता है अर्जेंटीना, नीचे जो पड़ता है, तो वहाँ पर क्या बुलाया जाता है, पंपास बुलाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड को। ये देखिए आप, पंपास ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन अर्जेंटीना, है ना। उरुग्वे का भी कुछ पार्ट है साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और पंपास बुलाते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल एरिया माना जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी एरिया जहाँ पर ग्रासलैंड्स को सेल्वास बुलाते हैं। तो वो कहाँ बुलाते हैं, या तो अमेज़न में बुलाएंगे, अफ्रीका में बुलाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में बुलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में बुलाएंगे, बताइए, आप बताइए। तो वो बुलाया जाता है अमेज़न का जो एरिया है, या आप कहें ब्राज़ील का जो एरिया है, वहाँ पर भी हम क्या बुलाते हैं, ग्रासलैंड्स को कभी कभी सेल्वास बुलाते हैं। अमेज़न वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ग्रासलैंड्स को हम सेल्वास बुलाते हैं। कूल टेम्परेट ग्रासलैंड्स अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में। तो आई होप आपको चीज़ याद होगी, उनको वेल्ट्स बोलते हैं। वेल्ट्स ग्रासलैंड आर फाउंड इन जिम्बाब्वे, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीकन अफ्रीका, और ये फर्टाइल प्लेन होती है, ठीक है। काफ़ी इजी है, आप चीज़ों को पहले समझ चुके हैं तो आप याद रख पाएंगे। अब बात आती है कि जो ग्रासलैंड्स हंगरी में पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। देखो, बेसिकली पहली बात तो हंगरी में स्टेपीज पाए जाएंगे, बिकॉज इन यूरोप, ये बात क्लियर है आपको। स्टेपीज किस टाइप के हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। और मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो स्टेपीज हैं उनको हंगरी में पुस्ताज नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? ब्राज़ील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, उनको हम जानते हैं किस नाम से? पोस्ट नाम से। उनको हम जानते हैं कंपोज नाम से। जो लानोज है, या फिर आप कहें ये इस टाइप का होता है, लानोज, LLNOS, लानोज, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे वेनेजुएला और कोलंबिया, जस्ट ब्राज़ील के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी कि ब्राज़ील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? तो उनको कंपास या कंपोज बुलाया जाता है। जो कैंटरबरी ग्रासलैंड्स हैं, जस्ट अभी आपको मैंने बताया कैंटरबरी ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। कैंटरबरी इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। स्मॉल प्लेन्स आर फाउंड हियर, दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। ये डाउन्स है ना, ऑस्ट्रेलिया का। तो वो ये वेल्ड्स है, ये पुस्ताज है, हंगरी पुस्ताज, यूरोप का पार्ट, मंचूरिया ग्रासलैंड्स, यहाँ तक क्या चलती हैं? स्टेपीज चलती हैं, जो चाइना का पार्ट है। हाँ, एक और सवाल आपका बचा हुआ है कि कौन सा ग्रासलैंड है जो यूक्रेन से लेके यूरेशिया है ना तक जाता है, तो वो कौन सा है आप बताइए? वो है स्टेपीज। ओके, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, स्टेपीज। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा देखने को आपको। यूरेशिया आर कॉल्ड स्टेपीज ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड एक टाइप का। स्मॉल प्लांट्स एंड श्रब्स आर फाउंड हेयर, आर फाउंड मोर हेयर। और ट्रीलेस ग्रासलैंड्स भी इसको बोलते हैं। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट सवाल बताता हूँ कि जो बुग्याल करके जो ग्रासलैंड्स हैं, बुग्याल ग्रासलैंड्स वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे प्यारे भारत, इंडिया, हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं बुग्याल ग्रासलैंड्स। यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने कवर की हैं, आप उनको एक बार रिवाइज कीजिए, है ना। क्या होता है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ये बात कहने में बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है, बट आप इसको जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि रिवीजन से चीज़ें कितनी जल्दी याद होती हैं और आसान हो जाती हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं आती और आप कोरिलेट कर पाते हो चीज़ों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, आपकी नौकरी की तैयारी में अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इसमें मेहनत लगती है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, है ना, रिसर्च करने में चीज़ों के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें आपको कंपाइलेशन में हम आपको प्रदान कर रहे हैं, तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें और सब सीखें साथ में। चलिए, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।